हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है सेल एंड टिश्यू से रिलेटेड रहने वाला है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डील करने वाले हैं, जो एग्जाम में काफ़ी टाइम आ भी रखे हैं और आने भी वाले हैं, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आप जनरल साइंस से रिलेटेड कभी क्वेश्चन पढ़े होंगे। आप जब आप 12th लेवल में थे तो भी आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ होगा। ये जनरली क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है, हर एग्ज़ाम में कम से कम इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और पूछा भी गया है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ की बेसिक यूनिट कौन सी है इसमें से, जैसे लिखा एटम, वाटर, सेल या फिर केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि आपने पढ़ा तो रखा है, तो करेक्ट आंसर आप सबको पता है, सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि जो सेल है वो एक आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होगी। अब सेल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उनको भी आप याद रखना कि सेल को ऑल एनिमल एंड प्लांट की स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। ठीक है, एक तो ये कहते हैं, दूसरा है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपका ये है ही। ठीक है, तीसरा है इसे फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई सेल को कहा जाता है। और एक होता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपकी किससे रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। तो अगर इस टाइप का पूछे आपको कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बॉडी पूछे, तो भी आपकी सेल जाएगा। और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी वो भी इसके क्या जाएगा, सेल। और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वो भी आपका सेल जाएगा। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है अटम। अटम यानी कि परमाणु। परमाणु का मतलब होता है कि अटम है किसी एलिमेंट का एक सबसे छोटा पार्ट होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट। एटम है वो आपका क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे छोटा है वो आपका एटम होता है। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इज द एब्सेंस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि मेन डिफरेंस क्या है किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रू न्यूक्लियस या फिर फ्लैजिला, इनमें से कौन सा को जो आपका मेन डिफरेंस है वो उन दोनों के बीच में, इन दोनों को डिफरेंट करने में कामयाब होता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रोकैरियोटिक सेल है जो आपकी स्लैक मेम्ब्रेन यानी कि बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एंड क्रोमोसोम के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, वो होता है। यानी कि ट्रू न्यूक्लियस है वो इसमें अब्सेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर सी है, इससे रिलेटेड ही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर है वो आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होता है, किसके अंदर, अब्सेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अब बात आती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोट के अंदर क्या होता है, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस में एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है। तो मेन डिफरेंस है आपका इसके अंदर ये है। बाकी सब में तीनों ये हैं आपकी, तीनों चीज़ें उसमें दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो ट्रू न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़े। क्रोमोसोम कंटेंट्स, क्रोमोसोम का इसमें से कंटेंट क्या है, तो डीएनए, आरएनए या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखना आप कि जो आपका डीएनए होता है वो क्रोमोसोम्स का कंटेंट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम डीएनए के जो लीनियर है वो लॉन्ग स्ट्रैंड और कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स होते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने में सफल होते हैं। तो यहाँ पर क्या एक चीज़ याद रखना आप कि क्रोमोसोम है वो, क्रोमोसोम्स डीएनए के, क्रोमोसोम डीएनए के क्या होता है, लीनियर लॉन्ग स्ट्रैंड और कुछ एसोसिएट पार्ट्स होते हैं, यानी कि लीनियर लॉन्ग स्ट्रैंड्स। ठीक है, और क्या होता है, कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स।
एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक जनरेशन से मतलब अनदर जनरेशन तक ले जाने में सफल होते हैं, ठीक है। ये था आपका क्रोमोसोम कंटेंट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, जो कि क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है वो टिश्यू का है, तो ब्रेन, ब्लड, लीवर या फिर स्टोमक। तो जो आपका यहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड को छोड़कर ये सारे के सारे क्या है, मतलब ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। बाकी सारे के सारे जो चीज़ें हैं, यानी कि लीवर है या फिर स्टोमक है या फिर ब्रेन है, ये क्या है, ऑर्गन। और ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है वो लिक्विड कंटेंट होता है, तो जो आपका ब्लड है वो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, आपका टिश्यूज़ का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मार्फन सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर ऑफ। अब यहाँ पर लिखा है कि मार्फन सिंड्रोम है, मतलब इज ए डिसऑर्डर ऑफ, यानी कि किसका डिसऑर्डर है। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका नर्वस टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू या फिर सीएनएस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है, कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि जो मार्फन सिंड्रोम है वो फिब्रिलिन फर्स्ट जीन में डिफेक्ट के कारण क्या क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, मसल एंड लिगामेंट का एक इनक्यूरेबल हेरिडिटी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। किसका होता है, तो याद रखना कनेक्टिव टिश्यू या फिर बोन्स, मसल एंड लिगामेंट का। वो आपका देखो कनेक्टिव टिश्यू को तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में ये किसका भी डिसऑर्डर है, ये आपका बोन्स का और किसका, मसल्स का और लिगामेंट, इनका भी ये एक प्रकार का इनक्यूरेबल हेरिडिटी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है, जो कि मार्फन सिंड्रोम के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि टाइप ऑफ मसल्स। यहाँ पर पूछा है कि मसल्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो मसल्स के टाइप यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो स्ट्रेटेटेड, नॉन स्ट्रेटेड या फिर कार्डियक या फिर ऑल। तो यहाँ पर सारे के सारे जो आपके टाइप्स दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों टाइप्स है किसके, मसल्स के हैं। तो डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। इन तीनों को अलग अलग 3 टाइप्स में बांटे गए हैं, जो कि आपका ये जो स्ट्रेटेड होते हैं ये एक प्रकार के आपके स्केलेटल होते हैं, स्केलेटल मसल्स होती है, ठीक है। और जो नॉन स्ट्रेटेड होते हैं वो आपके किस में होते हैं, वो कि एक प्रकार से स्मूथ होते हैं। और जो कार्डियक्स होती है वो आपकी कार्डियक्स मसल्स होती है अलग से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट, ये तीनों के तीनों आंसर आपके मसल्स के टाइप्स कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लाइफ। इनमें से कौन सा मतलब जो ऑप्शन है वो लाइफ का फीचर्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन का जो आपका दे रखा है, ग्रोथ है या रेस्पॉन्सिवनेस या फिर रिप्रोडक्शन या फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। देखो सिस्टम बड़े होते हैं, जबकि ये उनके अंदर ग्रोथ, रेस्पॉन्सिवनेस या फिर रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गन को छोड़कर सारे के सारे अदर ऑप्शन है वो आपके बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं। यानी कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बेसिक्स लाइफ ऑफ प्रोसेस, बेसिक्स लाइफ ऑफ प्रोसेस, ठीक है। ये थे आपके, जो कि मतलब लिविंग टू नॉन लिविंग में मतलब डिफरेंस है बिटवीन, इन दोनों के बीच में मतलब अंतर है वो करती है। और ह्यूमन बॉडी की 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो कौन कौन सी है, तो याद रखना 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस कौन सी है। तो एक तो होती है आपकी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, दूसरी होती है रेस्पॉन्सिवनेस, ये जो आपकी है ही, और तीसरी जो होती है आपकी वो होती है मूवमेंट, ठीक है। चौथी आपकी जो ग्रोथ होती है, और पांचवी जो आपकी होती है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और आपकी छठी जो होती है वो कौन सी होती है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी बेसिक लाइफ ऑफ प्रोसेस के 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है।
और जो सेल टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम एंड होल बॉडी स्ट्रक्चर एंड हायरार्की और कंपोजिट सिस्टम ऑफ बॉडी होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गन सिस्टम है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो कि फीचर ऑफ लाइफ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन के जो अंतर्गत देखा गया है कि सेल ब्रेकडाउन, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, सेल डेथ और सेल डिवीजन विथ हाफ क्रोमोसोम्स। तो माइटोसिस है एक प्रकार की सोमेटिक सेल्स यानी कि गैमेट्स को छोड़कर, माइटोसिस है वो एक प्रकार की क्या है, सोमेटिक सेल्स एक्सेप्ट गैमेट। माइटोसिस है आपका एक प्रकार का मतलब सोमेटिक सेल्स का एक टाइप्स है, मतलब जिसमें से मतलब आप गैमेट को छोड़ दीजिए, जो कि एक प्रकार का सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन। ठीक है, जिसमें मतलब प्रत्येक डॉटर सेल्स में मतलब सेम नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एवरी डॉटर सेल्स में सेम नंबर के क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा होता है कि जो आपकी एक मियोसिस होता है, मियोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन है, यानी कि वर्ड आपने सुना होगा मियोसिस, ये भी एक प्रकार का सेल डिवीजन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एग और स्पर्म, यानी कि जो एग और जो स्पर्म होते हैं जैसे गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, किसका, एग एंड स्पर्म का क्या करते हैं, गैमेट का प्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें एवरी डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या है वो हाफ हो जाती है, यानी कि हैप्लॉइड हो जाती है, यानी कि हाफ संख्या हो जाती है, यानी कि एवरी डॉटर में क्रोमोसोम है वो मतलब हाफ हो जाती है, यानी कि हैप्लॉइड। ठीक है, फिर पेरेंट सेल की मतलब ये संख्या हाफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहने वाला है, आपका जो बी आंसर है वो सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, ये आपका माइटोसिस की कंडीशन होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर बी आंसर है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैक एंड डिकम्पोजिंग टिश्यू दैट इज डिवाइड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नाउन एज, यानी कि जो आपका ब्लैक एंड या फिर डिकम्पोजिंग टिश्यू जो होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन से मतलब किसके रूप में जाना जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रोफी या फिर गैंग्रीन या फिर इरिथमा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर गैंग्रीन रहने वाला है, सी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो गैंग्रीन का मतलब होता है वो होता है नेक्रोसिस या फिर टिश्यू की डेथ। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है, नेक्रोसिस या फिर टिश्यू डेथ। ठीक है, और जिसके रिजल्ट के अनुसार देखा जाए तो डेफिशिट और अब्सेंट ब्लड सप्लाई होती है। क्या होता है इसमें, अब्सेंट ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला, जो कि गैंग्रीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कंजेनाइटल अब्सेंस और क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी ओरिफाइज और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड, यानी कि जो कंजेनाइटल अब्सेंस या फिर क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी ओरिफाइज और ट्यूबुलर ऑर्गन है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, या तो फिस्टुला या फिर अट्रेसिया या फिर हर्निया या फिर स्टेनोसिस। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो अट्रेसिया रहने वाला है, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि अट्रेसिया एक कंजेनाइटल एब्सेंस या फिर नॉर्मल बॉडी के क्लोजर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का बंद होना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पिक्नोसिस इज कैरेक्टर बाय, यानी कि पिक्नोसिस को आप कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार न्यूक्लियर बेसोफिलिया या फिर न्यूक्लियर श्रिकेंज या फिर न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन या फिर न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेसिस। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन है उसके अनुसार देखा जाए तो जो सी है यानी कि बी,
यानी कि न्यूक्लियर श्रिंकेज, ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अनुसार है कि वो एक सेल का जो डी जनरेशन होता है, जिसमें न्यूक्लियस है वो आकार में क्या होता है, यानी कि साइज में वो श्रिंक्स हो जाता है, और क्रोमेटिन एक सॉलिड स्ट्रक्चर मास में मतलब उसमें संघनित हो जाता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, पिक्नोसिस, यानी कि थिकनेस कहलाता है। तो जो आपका पिक्नोसिस है वो एक प्रकार का, यानी कि क्या होता है, सेल का होता है डीजनरेशन, सेल का डीजनरेशन होता है। और जो न्यूक्लियस है उसकी जो साइज है, साइज क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, यानी कि जैसे श्रिंकेज लिखा होता श्रिंक हो जाती है। ठीक है, और जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन है वो एक प्रकार की सॉलिड स्ट्रक्चर मास में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हिंदी में बोले तो संघनित हो जाता है। ठीक है, और जिससे अपन क्या कहते हैं, पिक्नोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स है वो इनमें से किसको कहते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स, या फिर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड अलोन, केवल इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो सी रहने वाला है, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो ही आपका क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। कोई भी पार्टिकल जो मतलब एक सामूहिक रूप से एक एटम के न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि जो कोई भी पार्टिकल्स हो, यानी कि पार्टिकल्स है वो एक प्रकार के सामूहिक रूप से क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं। तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और मतलब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज अपन ने जो डील किए ये रिलेटेड टू पूरा का पूरा आपका सेल एंड टिश्यू से रिलेटेड थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।